ओके, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. फाइन. कल हम लोगों ने डी एंड ओ पॉलिसी के बारे में एंड में डिस्कस किया था. क्या है डी एंड ओ पॉलिसी ओमकार? डायरेक्टर्स एंड ऑफिसर्स के निग्लिजेंस के लिए ना. डायरेक्टर और कोई ऑफिसर अगर कोई मतलब ऐसे गलत काम करेंगे तो अगर कंपनी ये बता दे उनको कि तुम अगर ऐसे काम करोगे तो तुम्हारे पर्सनल एसेट हम ले लेंगे, तो फिर कोई कंपनी काम कौन बोल रहा है उनको पर्सनल से लेंगे? ऐसे कंपनी अगर ऐसे बोलेंगे उसको तो काम नहीं करेगा, तो इसी इसी वजह से इसी को प्रोटेक्ट करने के लिए डीओ एंड पॉलिसी आया है. तो तुम ये बोलो ना कि डी एंड ओ पॉलिसी इज इंटेंडेड टू प्रोटेक्ट द डायरेक्टर्स एंड ऑफिसर्स फ्रॉम पर्सनल लॉसेस. ऐसा मत बोलो. डी एंड ओ पॉलिसी इज इंटेंडेड टू प्रोटेक्ट द डायरेक्टर्स एंड ऑफिसर्स फ्रॉम पर्सनल लॉस ऑफ असेट्स. करेक्ट? पर्सनल लॉस ऑफ असेट्स, ये डी एंड ओ पॉलिसी का मेन इंटेंशन है. डी एंड ओ पॉलिसी जब निकाली जाती है तो उस डी एंड ओ पॉलिसी में क्या क्या कवर होता है? लीगल फीस कवर होती है. उसके अलावा अदर कॉस्ट जो भी उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को इनकर होगा, कॉस्ट पर्टिकुलर उस पर्टिकुलर सूट्स है, वो एंटायर कॉस्ट डी एंड ओ पॉलिसी में कवर होगा. डी एंड ओ पॉलिसी और प्रोफेशनल इंडेमनिटी इंश्योरेंस दोनों में क्या फर्क है? प्रोफेशनल लायबिलिटी इंश्योरेंस एंड डी एंड ओ पॉलिसी में क्या फर्क है? प्रोफेशनल लायबिलिटी इंश्योरेंस वो इंडिविजुअल लेता है, whereas D&O policy is taken by the organization for the company, organization itself and its individuals, that is directors officers. फिर हमने कल देखा था कि D&O पॉलिसी जो है उसके अंदर जो भी क्रिमिनल लायबिलिटी या फिर फ्रॉड है वो कवर नहीं होता है ड्यू टू बाय अ सेवरेबिलिटी क्लॉज. एक सेवरेबिलिटी क्लॉज के तहत उसको एक्सक्लूड किया जाएगा. मैंने कहा इस छोटे से बात को लेकर केस स्टडी आ सकती है, ध्यान रखना. अगेन डी एंड ओ पॉलिसी लिया था, फ्रॉड हुआ था, कंपनी ने उस फ्रॉड के लिए डी एंड ओ इंश्योरेंस क्लेम किया, तो आपको कहना डी एंड ओ पॉलिसी में फ्रॉड और क्रिमिनल लायबिलिटी कवर नहीं होती है बाय सेवरेबिलिटी क्लॉज. अब जो हमने कल डिस्कस किया था, डी एंड ओ पॉलिसी लेना बहुत जरूरी है बिकॉज उन डायरेक्टर्स को और उन ऑफिसर्स को उनके पर्सनल असेट्स को प्रोटेक्ट करना है. क्या यही एक रीजन है जिसकी वजह से हम डी एंड ओ पॉलिसी लेते हैं? इसको लेकर उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा रीजंस दिए, मतलब दे हैव गिवन वन ऑफ द रीजंस, हम कहते हैं उनके प्राइवेट और पर्सनल असेट्स को प्रोटेक्ट करना. बट इसके अलावा और क्या रीजन है जिसके कारण लोग डी एंड ओ पॉलिसी लेते हैं, वो हम पहले मॉड्यूल में जाकर देखेंगे. नोट्स में मैंने आपको पहले कहा इस चैप्टर में मैं मॉड्यूल पर, इस चैप्टर 9 चैप्टर दोनों में मॉड्यूल का हमारा बेस रहेगा. नोट्स हम साइमल्टेनियसली रेफर करेंगे, समझ रहे ना, बिकॉज मैं इन चैप्टर्स में एक भी लाइन मॉडल का छोड़ना नहीं चाहता हूँ. आई ऑलरेडी टोल्ड यू. तो यहाँ पर मॉडल में आते क्या दिया है? इट इज एसेंशियल फॉर एवरी कंपनी टू हैव अ डायरेक्टर एंड ऑफिस इंश्योरेंस इन ऑर्डर टू हैव सम पीस ऑफ माइंड. इफ दे आर नॉट परचेज द पॉलिसी, द टॉप रीजंस टू बाय डी एंड ओ इंश्योरेंस आर प्रोवाइडेड एज अंडर. पहला क्या दिया? पर्सनल असेट्स ऑफ डायरेक्टर्स आर एट रिस्क. तो पर्सनल असेट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए लिया है. मुझे मेरे हिसाब से वो इनर कंटेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम जस्ट ओवरलुक कर लेते हैं. इफ अ डायरेक्टर हैज बीन अक्यूज्ड ऑफ ब्रीचिंग ड्यूटीज, देयर पर्सनल असेट्स आर एट रिस्क इन केस दे डोंट हैव एनी डी एंड ओ इंश्योरेंस. डिफेंडिंग अ लीगल एक्शन इज एन एक्सपेंसिव अफेयर. तो कोर्ट का खर्चा एक्सपेंसिव होता है. तो सेकंड रीजन वी कैन से एक्सपेंसिव लीगल कॉस्ट. लीगल कॉस्ट बहुत ज्यादा होता है, उसको कवर करना, प्रोटेक्ट करने के लिए डी एंड ओ इंश्योरेंस है. थर्ड, इन्वेस्टर्स कैन फाइल अ केस अगेंस्ट यू. इट मे साउंड अनलाइकली बट थिंग्स कैन गो डाउनवर्ड. If investors believe that they have incurred losses due to mismanagement of the company, they could approach the court to seek compensation. For instance, if any action of a director results in a drop in share price which leads to loss to shareholders and investors, then there is a high possibility that they may bring a class action lawsuit against the company and directors. You are well aware of this section? Class action suit 245. 245 ना, देखो क्लास एक्शन सूट सेक्शन 37 में भी है कंपनी जाके, बट प्रोस्पेक्टस के लिए, मैं स्टेटमेंट प्रोस्पेक्टस के लिए. ये जो क्लास एक्शन सूट है 245 का, वी ऑलरेडी सीन दैट ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट के लिए, तो मिसमैनेजमेंट के लिए क्लास एक्शन सूट 245 है. तो थर्ड रीजन, इन्वेस्टर्स अगर सूट फाइल करेंगे तो इन्वेस्टर्स के सूट फाइल करने पर आपको कॉम्पेंसेशन अगर देना पड़ा तो उसके लिए डी एंड ओ इंश्योरेंस कवर हेल्प होगा. तो फर्स्ट रीजन पर्सनल असेट्स को प्रोटेक्ट करना. सेकंड रीजन लीगल कॉस्ट जो काफी एक्सपेंसिव है उससे प्रोटेक्ट करना. थर्ड, इन्वेस्टर्स जो केस फाइल करेंगे उन्हें कॉम्पेंसेशन जो देने की नौबत आएगी वो देने के लिए आपके पास डी एंड ओ पॉलिसी होना चाहिए. नंबर 4, एम्प्लॉइज कैन स्यू डायरेक्टर्स.
it is not only shareholders who can file a case against the directors, as even employees reach the court to challenge the decision of the directors. It is hard reality that in today's corporate world, there has been rise in number of cases filed by employees related to sexual harassment or wrongful dismissal. For example, in 2016, a sacked software engineer won case against HCL Tech. The court called his dismissal unlawful and asked the company to reinstate the petitioner with continuity of service and paid full salary along with other benefits. मैंने एक सेम एग्जांपल TCS का आपको दिया था. 2015 में चेन्नई के अंदर, चेन्नई की TCS कंपनी, TCS का जो ऑफिस है वहाँ पर TCS कंपनी ने अपने एम्प्लॉय को 2015 में टर्मिनेट कर दिया था और वो एम्प्लॉय उस अनलॉफुल टर्मिनेशन के खिलाफ कोर्ट में गया था. अभी महीने भर पहले उसके कोर्ट का फैसला आया और कोर्ट में वो केस जीत गया. 2015 से लेकर 2022 तक कोर्ट ने कंपनी को उसको पूरी तनख्वाह देने के लिए कहा और कोर्ट का जितना खर्चा हुआ 7 साल का, वो 7 साल का कॉम्पेंसेशन भी उसे देने के लिए कहा. मतलब TCS कंपनी लॉस्ट द केस. तो यहाँ पर हम कहते हैं एम्प्लॉयज कैन स्यू डायरेक्टर्स. अब डायरेक्टर्स क्यों? बिकॉज डायरेक्टर्स रिप्रेजेंट द कंपनी. तो हम कहते हैं D&O पॉलिसी इज नॉट ओनली फॉर द डायरेक्टर्स, इट इज फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज द डायरेक्टर्स. क्लियर ना? अच्छा, कस्टमर्स कैन टेक लीगल एक्शंस. अब इन्वेस्टर्स हुआ, एम्प्लॉयज हुआ, customers. In some cases, customers also reach the court against misrepresentation made in the advertisements, materials, and deceptive trade practices. Inquiry initiated by regulatory authorities, IRDA, SEBI, regulatory bodies like SEBI, Revenue Department, etc. can initiate inquiries against directors. I'll say पहले जो 6 reasons दिए उन्होंने, 6 reasons, उनमें से पहले 2 reason अगर आप देखोगे, पहला reason क्या है? पर्सनल असेट्स को प्रोटेक्ट करना, कोर्ट के जो लीगल एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसिव अफेयर, उसको प्रोटेक्ट करना. उसके बाद सीधा क्या आता है? इन्वेस्टर्स, एम्प्लॉयज, कस्टमर्स, रेगुलेटर्स. ये 4 आसान याद रखना. रेस्ट यू कैन एक्सप्लेन, मतलब ज्यादा उसे लर्न करने की जरूरत नहीं है. देन नेक्स्ट, इंक्वायरीज के बाद इन केस ऑफ बैंक्रप्सी और इंसॉल्वेंसी फेस्ड विद बैंक्रप्सी, क्रेडिटर्स कैन परस्यू लीगल एक्शन अगेंस्ट डायरेक्टर्स इफ दे थिंक दैट दे हैव नॉट एक्टेड इन द बेस्ट इंटरेस्ट. तो यहाँ पे क्रेडिटर्स आ गए. आप लिखो क्रेडिटर्स इन केस ऑफ बैंक्रप्सी इंसॉल्वेंसी. तो हमारा 5th पॉइंट, मैं पहले 2 को अगर इग्नोर कर दूं, मतलब पहले 2 अगर 2 मिनट हटा दूं, तो आई विल से फर्स्ट इन्वेस्टर्स, एम्प्लॉइज, कस्टमर्स, क्रेडिटर्स, रेगुलेटर्स एंड क्रेडिटर्स. 5 लोग हुए. ये सारे कौन है? स्टेक होल्डर्स है. आगे, हेल्प्स इन अट्रैक्टिंग और रिटेनिंग टैलेंट. नॉट हैविंग अ कॉम्प्रिहेंसिव D&O कवरेज में discourage talented employees from joining the company as they know will not be guarded against any legal case if arise in future. So attracting talent, जो होशियार एम्प्लॉय है या डायरेक्टर है, वो बगैर D&O कवर के किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन नहीं करेगा. D&O claims are not covered under any other policy. Most of the people believe that D&O claims are also covered under other liability insurance plans like professional indemnity, but it is not covered. तो ये 8th और 9th रीजन और पहले 2 रीजन, फर्स्ट 2 और लास्ट के 2, वो apart from this first 2 and last 2 which are not related to stakeholders, remaining all I can say 5 are related to stakeholders. कौन से stakeholders? एक बार, investors, employees, customers, regulators and creditors. इस तरह से उसको दिमाग में रखने का I can say, मैं अगेन बता रहा हूँ, क्वेश्चन एग्जाम में आया है, आता रहेगा. What is D&O policy? What are the reasons for buying D&O policy? We also have studied कि D&O policy को लेकर अगर शॉर्ट नोट आता है तो 6 पॉइंट कौन से लिखने हैं. मैंने कल बताया आपको, कल लिख कर दिया ना आपको पॉइंट. और यस और नो. बढ़ते आगे, अब जो मॉडल में दिया उसी को पढ़ते हैं. क्या लिखा है नेक्स्ट? Any deviation, sorry, however it is not true. In short, a director is expected to work with the following principles. सब लोग है ना? क्या लिखा है? Duty of care. It requires directors and officers to act diligently with regard to management of the company's affairs. Duty of loyalty, it restricts directors and officers from using their position in their interest. Duty of obedience, it requires directors and officers to ensure that companies adhering to the code of conduct. Any deviation from the above principles could pose the threat of legal action against directors. Let's take a real life example. In 2016, Tata Sons sacked its director Cyrus Mistry. अब जो हमने याद है चैप्टर नंबर 3 के वक्त, सॉरी चैप्टर नंबर 2 में कॉर्पोरेट डिस्प्यूट्स में जो हमने टाटा सन्स और साइरस मिस्त्री के जो क्वेश्चंस देखे थे ना, नए मॉडल में अपडेट हुए, वो क्वेश्चंस इस चैप्टर में दिए उन्होंने. हमने जो क्वेश्चंस वहां पर जो केस स्टडी हुआ था, याद है ना? उस केस स्टडी में हमने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपके नोट्स में लिखे हुए. वो क्वेश्चन जो हमने वहां पर जो नए मॉडल के अंदर जो अमेंडमेंट शीट थी ना,
वो अभी उन्होंने इस मॉडल में यहाँ पर इस चैप्टर में ऐड किया. विल बी सीइंग दैट. क्या लिखा है? It Tata Sons sacked its director Cyrus Mistry, who later made a statement that the company was taking some loss-making decisions on emotional grounds. As the company was listed in the USA, the risk of investors' action in that country was very high. However, the company had a director liability insurance which covered the legal cost and other expenses. In conclusion, we can say that in the recent years, the role of directors and officers has become more stringent and challenging. सब लोग फोकस कर रहे हैं ना? मैंने पढ़ रहा हूँ. चलो ऐसा नहीं, सब लोग ध्यान दे रहे हैं ना भाई? Given the increasing responsibilities and the litigation pressure. In most of the cases, directors and officers carry personal responsibility and liability with respect to their acts. As a result, it is pertinent to go with a director liability insurance which can safeguard directors and officers against the monetary burden of litigation and damage to their reputation. The Indian economy presents myriad and growing opportunities, but would be corporate directors and their lawyers should tread carefully. While it is difficult to provide any particular standard that will determine an individual's exposure to liability, a person will generally be held liable for wrongdoing committed by a company if he or she falls into either of the following categories. Any person who at the time of offense was committed was in charge of and responsible to the conduct for the business to the company for the conduct of its business. तो पहले का क्या आएगा? ऑफिसर इन डिफॉल्ट. Any person who was at the time of offense was committed was in charge of and responsible to the company, मतलब he was officer in default. Number two, any director, manager, secretary or other officer of the company with whose consent and connivance the offense was committed or whose negligence resulted in the offense. तो ये negligence में independent director आएंगे जो मीटिंग में present नहीं थे. Clear है? The Indian Supreme Court has in this context ruled that a MD is prima facie in charge of and responsible for the company's business and can be prosecuted for misdeeds by the company. But only those officers of the company who fall within the scope of the definition officer who is in default under section 2 subclause 60 of the Companies Act are covered. A simple averment in a complaint that a director was in charge of and responsible for the conduct of business of company is sufficient to state a claim against an officer who is in default. In case of fraud, it may be difficult to have a clear line of demarcation as to whether the director could have prevented the fraud if he or she had used due diligence. While the role of non-executive directors may consist of providing strategic guidance, this more limited status may not protect them from liability, nor will being a non-participant at board meetings. The law now requires directors to adopt an inquisitive approach and question the company's background information, how it was obtained, and the decisions that are taken based on such information. What we understand from this paragraph is fraud के cases में non-executive directors को भी हम कह सकते हैं छूट नहीं है. मतलब non-executive directors ये नहीं कह सकते कि my liability is limited being non-participant at the meeting. Non-executive director ये नहीं कह सकता कि मुझे सिर्फ guidance के लिए बोर्ड में रखा है. I am just a guide or I am just kept as a director to guide the other directors. So I was not present in the board meeting, so I am not liable for the fraud. वो कह रहे हैं he cannot escape from this. Law now requires the directors to adopt an inquisitive approach and question the company's information, how it was obtained, and the decisions taken that are based on such information. मतलब उस केस में what we can understand कि non-executive directors भी liable है. With increasing global interest in Indian companies and changing legal landscape, new players will continue to enter the domain unaware of the possible consequences. Consequently, director indemnification clauses in shareholder and director agreements should be cautiously and thoroughly negotiated. Directors and officers liability insurance is also a tool that is becoming increasingly popular in India. Such insurance and indemnification should sufficiently cover the directors even after ये जो दो पैराग्राफ्स हमने पढ़े इसमें मैंने एग्जैक्ट जो लाइंस इंपॉर्टेंट है. पहला, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एमडी इज प्राइमा फेसी इन चार्ज ऑफ एंड रिस्पॉन्स फॉर द कंपनीज बिजनेस एंड कैन बी प्रोसिक्यूटेड फॉर मिसडीड्स बाय द कंपनी. ये दिमाग में रखना है. आई रिक्वेस्ट यू, आप क्या करो, आपके नोट्स में जैसे तो लिखना पड़ेगा एक्स्ट्रा पार्ट. पेज नंबर 147 पर ऊपर जगह ना, 147 पर क्लास नोट्स में ऊपर जगह ना, वहां पे ऊपर इंडेक्स में जगह होगा ना, ऊपर मार्जिन में, वहां पे आप लिखो
आप लिखो स्पेशल नोट, हेडिंग दो उधर, स्पेशल नोट, स्पेशल नोट कहते हुए हेडिंग दो, और स्पेशल नोट में लिखो सुप्रीम कोर्ट SC has ruled that a MD is prima facie in charge of and responsible for the company's business and can be prosecuted for misdeeds by the company. And can be prosecuted for misdeeds by the company. लिखा? हाँ सर। नंबर 2, D&O insurance covers liability of a director even after resignation. Provided the liability is of the time when he was director. समझ रहे क्या? हमने पढ़ा है ना कि याद है फ्रॉड वाले चैप्टर में हमने तब पढ़ा था, फ्रॉड वाले चैप्टर में, कि डायरेक्टर्स का रेजिग्नेशन होने के बाद भी वो फ्रॉड के लिए लायबल होंगे. सेक्शन 168 सब क्लॉज 2. तो यहाँ पर D&O कवरेज उसको रेजिग्नेशन के बाद भी उसको इंश्योरेंस कवरेज प्रोवाइड करता है, क्योंकि वो उस पीरियड के लिए था जब वो डायरेक्टर है. क्लियर है? बढ़ते आगे, क्या दिया नेक्स्ट पढ़ते हैं. द इंडियन इकोनॉमी प्रेजेंट्स माइरियाड एंड ग्रोइंग अपॉर्चुनिटी, हमने पढ़ा है ना. But would be corporate directors and their lawyers should tread carefully. Rapidly modernizing laws on director and officer liability require their full attention. A rising trend in demand for D&O cover in India has been witnessed recently, with directors increasingly being held personally responsible for the management decisions made during every working day. While a company's liability is limited by shares or by guarantee, the personal liability of a director and or officer of company is unlimited. Hence, every time a claim or allegation arises, a director's personal assets are at risk. It has become a core component of corporate insurance. Wait a minute. ये जो पैराग्राफ अभी पढ़ा है ना, what we understand from that, हम क्या था, जब भी एक कंपनी पर और कंपनी के डायरेक्टर्स के खिलाफ क्लेम आता है, कोर्ट के अंदर कॉम्पेंसेशन की बात आती है, तो कंपनी की लायबिलिटी इज रेस्ट्रिक्टेड टू द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल, बट डायरेक्टर्स की पर्सनल लायबिलिटी है. आपको कल को ये क्वेश्चन आ सकता है. क्वेश्चन इसको लेकर कैसे आगे ध्यान रखना. कंपनी अगर एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, कंपनी अगर एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, तो कंपनी के अंदर होने वाले फ्रॉड के लिए डायरेक्टर्स क्यों लायबल है? तो आपको कह रहा है कंपनी के अंदर होने वाले फ्रॉड के लिए कंपनी एंड डायरेक्टर्स दोनों लायबल है, क्योंकि कंपनी की लायबिलिटी रेस्ट्रिक्टेड टू द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल है, और इसलिए उस केस में डायरेक्टर के पर्सनल एसेट्स को भी लायबल किया जाएगा फॉर द अमाउंट ऑफ कॉम्पेंसेशन. सबको समझ रहा है ना? आगे, various insurance companies have witnessed a rising demand from Indian companies in the past few years. Moreover, there seems to be a shift from concept selling to an increased general awareness amidst companies about D&O insurance. Most demand in India is from IT sector, followed by pharmaceutical and auto companies. Factors which have contributed to this rising trend include strict regulations, complex listing requirement, increasing legal fees, and litigious environment.
An increasing demand for this policy is seen in private firms as well as large public sector companies. Indian multinational listed companies or those planning to list their securities are keen on getting this policy. Also, companies planning an acquisition or merger or raising capital through private equity are increasingly looking out for a good D&O cover. Directors and officers liability insurance. पढ़ते आगे. अच्छा, यहाँ पे पहले हम आगे बढ़ने से पहले आपके नोट्स में वहां पर आपने स्पेशल नोट 1 और 2 लिखा था ना, उधर नीचे लिखो पॉइंट नंबर 3 कंप्लीट करके जाते ना. पॉइंट नंबर 3 लिखो. Factors such as strict regulations, comma, complex listing requirements, comma, increasing legal fees, and a litigious environment. लिखा है? And a litigious environment have contributed in more and more companies opting for D&O insurance. Opting for D&O insurance. ठीक है, नेक्स्ट स्क्रीन पे देखो. अभी क्या दिया है? डायरेक्टर्स एंड ऑफिसर लायबिलिटी इंश्योरेंस. Directors and officer liability insurance covers the cost of legal defense of directors even in their individual capacity when the company is unable to defend them. The D&O cover applies to former, present and future members of the BOD or any employee performing a manager role. Future members of the BOD. Future members of the DOD or any employee performing a manager role. What we understand, former तो पता था हमें, present पता, future मतलब क्या? जिसको nomination admission committee ने nominate किया डेफिनेटली, और वो बोर्ड के अंदर अपॉइंट हुआ है, ऑलरेडी कवर लिया था, बोर्ड के अंदर अपॉइंट हुआ. सो दिस कवरेज इज नॉट फॉर इंडिविजुअल, इट इज फॉर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ना. तो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स में जो भी बंदा आएगा वो कवर होगा. समझ रहे हैं सबको? यूजुअली द पॉलिसी कवर्स द फॉलोइंग: मैनेजमेंट लायबिलिटी, मैनेजमेंट इंडेमनिफिकेशन, नॉन प्रॉफिट आउटसाइड डायरेक्टरशिप लायबिलिटी, estates and legal representatives of incapacitated or diseased insured individuals covered, spousal liability extension, cover for the creation and acquisition of a new subsidiary companies effective from the date of acquisition or creation. The D&O policy offers the following coverages. It covers any loss that or damage that the company may incur because of actions mistakenly taken in the individual capacity as directors and officers under the memorandum and articles of association. It includes loss or damage arising from claims made against directors and officers for a wrongful act done in their official capacity. So I'll say, first में actions mistakenly taken under the memorandum articles, wrongful act done in their official capacity. It covers legal expenditure incurred with the written consent of insurance companies arising out of the prosecution of any director or officer at any investigation, inquiry or other proceeding by the authority empowered to do so. Legal expenditure. It covers expenses incurred by company's shareholders in pursuance of a claim against a director or officer for which insurance company is legally obliged to pay as per the court's direction. It provides indemnity to the legal heirs or legal representatives of the directors or officer if the director or officer becomes insolvent. दोस्तों, ये जो मैंने हैशटैग किया सेकंड लास्ट और लास्ट, क्या इंटरेस्टिंग है सेकंड लास्ट में? कौन से एक्सपेंसेस कवर किए जा रहे हैं? जब शेयरहोल्डर्स ने डायरेक्टर और ऑफिसर्स के खिलाफ कोर्ट में केस किया है
तो उनका खर्चा D&O इंश्योरेंस से आ रहा है। समझ रहे ना खास बात? मतलब मिसमैनेजमेंट अगर डायरेक्टर्स ने किया है, उसके लिए शेयर होल्डर्स ने क्लास एक्शन सूट फाइल किया है, उस क्लास एक्शन सूट के लिए जो एक्सपेंसेस है वो D&O इंश्योरेंस कंपनी से आएगा। है कि नहीं अटके? मतलब जिन्होंने सूट फाइल किया है डायरेक्टर्स, ये डायरेक्टर्स एंड ऑफिसर्स लायबिलिटी इंश्योरेंस किसको कवर करता है? कंपनी को एंड डायरेक्टर्स ऑफिसर्स को। अब शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी, तो जब ये क्लेम कर रहे हैं डायरेक्टर्स और ऑफिसर्स के ऊपर सूट फाइल कर रहे हैं, तो इनका एक्सपेंसेस भी D&O इंश्योरेंस से आ रहा है। और उसके आगे वो जो दिया लीगल रिप्रेजेंटेटिव, मतलब जिस डायरेक्टर ऑफिसर इंसॉल्वेंट हो गया तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को भी इंडेमनिटी मतलब प्रोटेक्शन मिल रहा है। अब लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को प्रोटेक्शन कैसे मिल रहा है? हम कहते हैं लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो होता है उसका उन्होंने दिया है लीगल हेयर्स और लीगल रिप्रेजेंटेटिव डायरेक्टर ऑफिसर। अगर कोई बंदा इंसॉल्वेंट होता है तो इंसॉल्वेंट होने वाले बंदे की लायबिलिटी जो होती है वो लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ हिज एस्टेट होती है। अगर वो बंदा ये लीगल हेयर और लीगल रिप्रेजेंटेटिव तब आएगा जब वो बंदा डिसीज्ड होगा। इन्होंने जो यहाँ पर दिया ना, इट प्रोवाइड्स इंडेमनिटी टू लीगल हेयर्स और लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द डायरेक्टर्स और ऑफिसर्स इफ द डायरेक्टर ऑफिसर बिकम्स इंसॉल्वेंट। तो इंसॉल्वेंट होने पर उसके असेट किसके हाथ में आते हैं? लीगल रिप्रेजेंटेटिव के हाथ में, दैट इज ऑफिशियल लिक्विडेटर। तो उस ऑफिशियल लिक्विडेटर को उस केस में क्या मिलेगा? इंडेमनिटी मिलेगा। मतलब ऑफिशियल लिक्विडेटर उस केस में असेट्स को अपने कस्टडी में रखेगा और उसकी जो भी लायबिलिटी है उस डायरेक्टर की कंपनी के अंदर वो इंश्योरेंस कंपनी से आएगी। लेट मी एक्सप्लेन इन डिफरेंट वे। एक डायरेक्टर है, जिस कंपनी का डायरेक्टर था उस डायरेक्टर के खिलाफ कोर्ट में केस फाइल हुआ, ठीक है। इन द मीन टाइम ये डायरेक्टर इंसॉल्वेंट हुआ, ग्रुप ऑफ कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के खिलाफ सूट फाइल हुआ था, उसमें इसका भी नाम था। ये बंदा इंसॉल्वेंट हुआ था। अब कोर्ट के अंदर जब केस हार गए डायरेक्टर्स और कॉम्पेंसेशन देने की बात आई तो सारे डायरेक्टर्स को देना था। बट ये बंदा जो इंसॉल्वेंट हुआ था उस केस में इस इंसॉल्वेंट बंदे का भी जो पैसा है वो D&O इंश्योरेंस से आएगा। तो जो इस इंसॉल्वेंट जो बंदा था, एक पर्सन इंसॉल्वेंट होने के बाद उसकी असेट किससे कस्टडी में जाती है? लीगल रिप्रेजेंटेटिव। और लीगल रिप्रेजेंटेटिव क्या करता है? असेट्स को बेचकर लायबिलिटीज पे करता है और उस लायबिलिटीज में उसे ये D&O इंश्योरेंस की लायबिलिटी देने की जरूरत है क्या? नहीं, ये इंश्योरेंस कंपनी से आएगा ना। मतलब अपने आप वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव बाकी लायबिलिटीज पे करेगा। जिस लायबिलिटी को D&O कवरेज है वो लायबिलिटी को उसे पे करने की जरूरत नहीं है। सब लोग है ना? समझ रहे ना भाई? वैष्णव कल लगा कैसे मुझे समझा? तुम्हें नहीं समझा? देखो, भावेश डायरेक्टर है, एग्जांपल ले रहा हूं। भावेश डायरेक्टर है और भावेश के साथ साथ जो बाकी ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स थे, जिस कंपनी के डायरेक्टर्स थे, उनके खिलाफ कोर्ट में केस चल रहा था। इन द मीन टाइम भावेश के खिलाफ IBC के अंदर प्रोसीडिंग चल रहे, एग्जांपल है। अब मेरी बात समझना, भावेश कंपनी का डायरेक्टर भी है और भावेश इन इंडिविजुअल कैपेसिटी IBC इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग चल रहे, ठीक है। भावेश के सारे असेट्स लीगल रिप्रेजेंटेटिव मतलब जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है उसके हाथ में, करेक्ट है। अब ऐसे केस में जब वो कंपनी के डायरेक्टर्स के खिलाफ कोर्ट में केस चल रहा था और केस हार गए कंपनी के डायरेक्टर्स, तो अब जो लायबिलिटी देनी है उस लायबिलिटी के लिए भावेश के स्टेट से रेजोल्यूशन प्रोफेशनल पे करेगा नहीं। क्यों? बिकॉज उस लायबिलिटी के लिए D&O कवरेज है। तो अपने आप वो जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव उसको प्रोटेक्शन मिलेगा, वो भावेश की जो बाकी लायबिलिटीज है वो पे करेगा उसके स्टेट से। सबको समझ रहा है? पक्का? संगमित्रा पक्का? लॉक कर दूं? रियल केस टाटा वर्सेस मिस्त्री, सारा रामायण उन्होंने वापस दिया है। हम ये ठीक है ऊपर का फर्स्ट पैरा पढ़ लेते बिकॉज ये D&O को लेकर है, आगे का क्वेश्चन आंसर हम देखेंगे। The sacking of Cyrus Mistry as the chairman of Tata Group and its fallout with the company may trigger a claim under D&O insurance policy which the company had purchased in 2013. Tata Sons has a D&O cover offering over $50 million coverage. Besides offering cover to the directors of company, the policy also acts as a cover for a group of companies. The ousted Mistry raised issues of impairment and made a statement that Tata Motors was taking various loss-making decisions on emotional grounds. As the company is also listed in USA, the risk of investor actions are very high there, and in case of proceeding in the USA, the defense cost will run into millions of dollars. In that situation, D&O policy will help. The policy will cover the cost incurred by company in defending itself in the court. Similarly, if due to any action of the board,
there is a drop in share price and erosion of market cap which results in loss to shareholders, there is a high possibility that they may take an action lawsuit against the company or the individual directors. आपको लगता है ICICI का मॉड्यूल है, वही चीजें रिपीट हो रही है? नहीं समझ आपको? हमने ये ऊपर के प्रीवियस पेज में पढ़ा था. In this case, the D&O policy will safeguard the company's directors. Apart from the shareholder action, the cover could also be activated if an ousted board member brings a retaliatory suit against other board member. Cover could also be activated. मतलब एक बोर्ड मेंबर जिसको निकाला है, वो अगर बाकी बोर्ड मेंबर्स के खिलाफ सूट करता है, तो उसके वो भी D&O कवरेज में आता है. D&O इंश्योरेंस के कवरेज में उसका भी खर्चा आएगा. अरे समझ आया कि नहीं आपको? So it's a wide coverage. हाँ, ये जो है ना TCS वर्सेस सारे ये सारे क्वेश्चन हमने देखे थे कि सुप्रीम कोर्ट के. Whether formation of opinion by appellate tribunal that company's affairs have been or are being conducted in a manner prejudicial to oppressive to some members. ये हमारा सवाल था. आपके निकालो ना चैप्टर नंबर 3 आपके नोट्स में एंड में लिखा है हमने. चैप्टर नंबर 2 के एंड में, चैप्टर नंबर 2 के एंड में क्वेश्चन आंसर लिख कर दिए मैंने सारे हो. तुमने किए नहीं, कुछ नहीं कर सकते तुम्हें. अब कितना वक्त दिया तुम्हें? कोई मतलब नहीं तुम्हारा. नथिंग कैन बी डन विथ यू पीपल. तुम सिर्फ क्लास में रो सकते हो. टीचर के सामने सिर्फ रोना आता है तुमको, बाकी अपने साइड से एफर्ट जीरो होते. निकालो भावेश, तुमने भी नहीं किए होंगे मुझे पता है, तुम भी उसी बोर्ड में हो. देव अभिनंदन. ये लिख कर दिए मैंने लेक्चर में. बैठ. कौन से चैप्टर का दिखा रहा है? वही तो चैप्टर नंबर 2 पर है वो चैप्टर. तो क्या कर रहा है, क्या किधर क्या कर रहा है मुझे समझ में नहीं. हाँ तू जो लिखता है कहाँ पे तुझे पता है कि तो कहाँ पे क्या लिखा है? हाँ पेज नंबर 36 पर. ये किसका बुक है? जरा देखो इनका बुक, जिन्होंने नहीं लिखा है एक बार देख उसका बुक. क्वेश्चन आंसर्स में पहला क्वेश्चन मैं लिख कर दिया था, वहां पे हेडिंग दिया था क्वेश्चन आंसर्स इन केस ऑफ साइरस मिस्त्री वर्सेस टाटा सन्स. पहला क्वेश्चन था whether the opinion by appellate tribunal that Tata Sons affairs have been or are being conducted in manner prejudicial and oppressive to some members is correct. क्वेश्चन था, मैंने जवाब लिख कर दिया था. Supreme Court held that NCLAT never found any fundamental reason whether it will be equitable to wind up the company on the basis of allegation of oppressive and prejudicial conduct. Therefore, the opinion of NCLAT is completely flawed. Completely flawed. Completely flawed. तुमने fraud लिखा है. Completely flawed. FLAWED. अच्छा वो मैंने पढ़ लिया है यहाँ पे. FLAWED. Flawed. आगे सेकेंड क्वेश्चन देखो यहाँ पे था. Whether the reliefs, number 1, reinstatement of Cyrus Mistry, pleadings made, the relief sought in the petition, powers exercised under 242 granted and directions issued by NCLT are in accordance with law. Supreme Court held that if NCLT would have kept in mind the purpose for which remedies are available under section 242, then it would have tested the correctness of the 4 reliefs granted by it. चेक करना चाहिए था कि रिलीफ सही है या नहीं. तीसरा सवाल, whether NCLT can mute the power of company, यहाँ पे दिख रहा है ये सवाल, can mute the power of company under article 75 of articles of association and injunct the company, क्या लिखा है? From exercising the rights under the article, right to demand any member to transfer his shares. कंपनी के पास राइट था, क्या लिखा है? Supreme Court held that the order of NCLT injuncting the company from exercising rights under the article is wholly unsustainable and the reliefs granted are contrary to the law and illegal. तो ये जो आई एम जस्ट रीडिंग जस्ट टू शो यू कि ये सारे सवाल जो पांचों यहाँ पर दिए हैं वो पांचों आपके नोट्स में अंदर पेज नंबर 36 37 पर मैंने ऑलरेडी लिख कर दिए. इट इज ड्यूटी टू कंप्लीट दैट एंड रीड इट. लिखा है, तुम्हें पता था कि तुमने लिखा है कि नहीं? तुम्हें नहीं पता था.
किसका हैंडराइटिंग में अच्छे से लिखा हुआ है सब? तुम्हारे इसमें लिखा है पूर्णिमा? दिखाओ एक मिनट, तुम्हारे इसमें लिखा है आरती? दिखाओ तुम्हारा बुक भी दिखाओ। तेरा बुक मत दिखा, तेरा बुक मत दिखा। वो एक्चुअली में ना सर जहाँ पे केस लॉ दिया वहाँ पे नीचे लिखा है। तुम्हारा भी दिखाओ आरती बुक। जिन्होंने कुछ नहीं किया एटलीस्ट इनकी बुक का जेरोक्स तो निकाल लेना, वो तो काम कर लेना। अच्छा लिखा है इन्होंने, दोनों ने अच्छा लिखा है। गुड। और तू पहले समझ ले कहाँ पे लिखा है। नहीं सर एक्चुअली में जहाँ पे केस लॉज आपने केस स्टडी दी उसी के नीचे लिखा है। तुझे तो पता ही नहीं तूने लिखा कि नहीं। सर लेक्चर बीच में छोड़ दिया था, बाद में लिखा तो याद नहीं रहा। बहुत पहले देखा था। बहुत पहले लिखा, 2-4 साल हो गए उसको। बहुत पहले लिखा है। हर्षल तुमने लिखा है क्या? लिखा है हैंडराइटिंग में? अच्छा हैंडराइटिंग में लिखा है क्या? दिखा। मैंने भी अच्छा लिखा अच्छा, है, सर देख लीजिए। तेरा तो देख लिया ना मैंने, नहीं देखा, मिल ही नहीं रहा था तेरा। देख लिया। कौन से पेज पे लिखा तूने? हाँ वो जहाँ पे केस स्टडी थी वहीं के नीचे। और तनया तुमने लिखा है क्या? पेज नंबर 19 पे लिखा है तूने। केस स्टडी के पास एक कदम आगे ही रहता है तू सबसे। और किसकी हैंडराइटिंग अच्छी है? तनया की अच्छी, दिखाओ। अभी तक तो मुझे आरती और पूर्णिमा की अच्छी लगी हैंडराइटिंग। तो किसकी बुक की फोटोकॉपी निकालनी मैं बता रहा हूँ ना। तनया की भी अच्छी है बट ज़्यादा ऐसा नहीं है, ये कॉमन एवरेज स्टूडेंट को पढ़ने लायक। तुम्हारा रनिंग है ना, रनिंग लिपि है, एवरेज स्टूडेंट को पढ़ने लायक आरती और पूर्णिमा दोनों की है। एवरेज स्टूडेंट को पढ़ने लायक बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने पूछ रहा हूँ, मुझे मत दिखा, नहीं देखना है। प्रथमेश बोलता है मेरे को पूछा ही नहीं। अभी के डिस्कशन में हम लोगों ने डी पॉलिसी के रीजंस और स्पेशल नोट्स मैंने आपसे डिस्कस किए, करेक्ट? स्पेशल नोट कितने लिख कर दिए आपको? 3। जो 3 स्पेशल नोट्स है दैट इज नथिंग बट मॉडल का वो सारा हमने इंपॉर्टेंट क्रक्स वहां पे लिख लिया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट जो दिया है यहां पर स्क्रीन पर, क्या दिया? ट्रिगर्स। हाँ, अब ट्रिगर्स फॉर बाइंग डी कवर अंडर सेबी LODR रेगुलेशन 2015। The regulation 25 subclause 10 of SEBI LODR 2015 provides that with effect from October 1, 2018, the top 500 listed companies by market capitalization calculated on March 31 of the preceding financial year shall undertake D&O insurance for all their independent directors of such quantum and for such risk as may be determined by its board of directors. तो मतलब ये क्या हो गया? मैंडेटरी हो गया। Top 500 listed entities for all independent directors of such quantum and for such risk as may be determined by the board of directors. However, several Indian companies are getting themselves listed on foreign stock exchanges, acquiring or merging with non-Indian companies. This creates a litigious environment in overseas jurisdiction. Also, the high legal costs are making getting D&O insurance imperative for companies. ये सेकंड लिटिगस एनवायरनमेंट जो हमने ऑलरेडी फैक्टर्स में लिखा है ना, फैक्टर स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस हमने लिखा था। हमने फैक्टर्स में लिखा था, याद है क्या? स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस निकालो ना फैक्टर्स। तो स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस में ये सेबी LODR आएगा। अरे हमने ऊपर फैक्टर्स लिखे थे ना, अभी आपको स्पेशल नोट में लिख कर दिया ना मैंने फैक्टर्स, भूल गए सब लोग। तो उसमें हमने फैक्टर्स में पहला फैक्टर क्या लिखा था? स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस। तो स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस में कौन से रेगुलेशन आएंगे? सेबी LODR।
सेकंड था कॉम्प्लेक्स लिस्टिंग रिक्वायरमेंट्स, थर्ड इंक्रीजिंग लीगल फीस एंड फोर्थ लिटिगस एनवायरमेंट। लिटिगस एनवायरमेंट कब आएगा? जब बाहर की कंपनी को आप क्या कर रहे हो, फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो रहे हो और बाहर की कंपनी को एक्वायर कर रहे हो, तो वहां पे एनवायरमेंट लिटिगस हो सकता है। समझ रहे कि नहीं? सो ये ट्रिगर्स जो है, ट्रिगर्स फॉर बाइंग, दिस आर नथिंग बट द फैक्टर्स। हम जो देख रहे हैं ट्रिगर्स फॉर बाइंग डी एंड ओ कवर, ये अभी जो पहले दो देखे वो फैक्टर्स ही है ना। आगे देखो, विथ मोर इंडियन कंपनीज बिकेम ग्लोबलाइज्ड, इट इज हाईली likely that the risk of claims and litigations for the directors and officers will continue to see a major increase both in present as well as in future. तो globalized हो रही है कंपनी। Stricter regulations is also one of the strongest reason behind firms increasing the requirement for purchasing insurance for the company. Moreover, the purchase of getting D&O liability cover seems to be driven more by regulatory requirement rather than due to risk management approach. With increased awareness about the exposure to risk, the Indian perception that claim cannot happen has changed to it can happen. Indian companies are becoming more global and entrepreneurs are moving up the value chain in the supply of goods and services, which has increased the demand for liability insurance. With Indian companies getting a greater understanding of the benefits of D&O insurance, the demand for the cover is expected to increase further. In fact, as private company, D&O insurance policies provide broader coverage at a relatively low cost compared to publicly listing companies. D&O cover ought to further increase among private companies. The general liability risk scenario for India is viewed as low. However, this can be deceiving if applied across all the liability exposures, as certain exposure at primary level, such as D&O liability, employment practice liability in the United States of America, that can cause a multitude of problems. Coupled with the legal system in certain countries that can be drawn out when making final decisions, and also with the fact that there is no case law in certain countries, reactionary decisions can be made. It is important to note that as all Asian countries continue to grow their respective economies' gross GDP, the necessity of liability insurance will grow alongside this economic growth. The foreign shareholders and foreign owners of companies will demand that manufacturer or exporter of companies are adequately covered by insurance for negligence and wrongful act. ये जो पैराग्राफ हमने पढ़ा है, इसको लेकर सवाल ये आएगा आप आपके नोट्स में इस चैप्टर के एंड में, जहाँ पे एक्स्ट्रा नोट दिया ना क्लासरूम अपडेट्स, वहाँ पे आप सवाल लिखो। मैं आपको बता रहा हूं, राइट डाउन द क्वेश्चन। आप लिखो एक्स्ट्रा क्वेश्चन, और एक्स्ट्रा क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 लिखो। आप लिखो द परचेस ऑफ गेटिंग D&O लायबिलिटी कवर, द परचेस of getting D&O liability cover seems to be driven more by regulatory requirements, the purchase of getting D&O liability cover seems to be driven more by regulatory requirements rather than due to a risk management approach. I repeat, the purchase of getting D&O liability cover seems to be driven more by regulatory requirements rather than due to a risk management approach. इसी के नीचे और करो, और करके नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो उसी में। आप लिखो इंडियन कंपनीज are becoming more global and entrepreneurs are moving up the value chain. And entrepreneurs are moving up the value chain in the supply of goods and services. In the supply of goods and services, comma,
which has increased the demand for D&O insurance, which has increased the demand for D&O insurance, डैश करके आगे लिखो elaborate. लिखा है? अब ये क्वेश्चन जो है उसके नीचे आंसर लिखो. दोनों दो तरह के क्वेश्चंस है, दोनों क्वेश्चंस एक ही तरह से पूछे जाएंगे, मतलब आंसर ही की है दोनों का. क्लियर है ना? अब उसके लिए आंसर में लिखो पॉइंट नंबर 1. अब लिखो पॉइंट नंबर 1. द वेरियस फैक्टर्स that have contributed for D&O liability insurance in India are डैश करके नंबर 1 लिखो स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस, और उसमें डैश करके लिखो सेबी एलओडीआर रेगुलेशंस require that W.E.F with effect from October 1, 2018 the top 500 listed entities shall undertake D&O insurance for all their independent directors लिखा है? नंबर 2 आप लिखो increasing legal expenses उसमें आप लिखो डैश करके with more Indian companies becoming globalized the risk of claims and litigations will continue to see a major increase. लिखा है? नंबर 3 litigious environment डैश करके आगे लिखो as several Indian companies acquire or merge with non-Indian companies in overseas jurisdictions, comma
the high legal costs is making D&O insurance important for these companies. The high legal cost is making D&O insurance important for these companies. लिखा है सबने? कितने पॉइंट्स हुए? पॉइंट नंबर 4 लिखना. कॉम्प्लेक्स listing requirements. Complex listing requirements on foreign stock exchanges. On foreign stock complex listing requirements dash करके उसी आगे on foreign stock exchanges where Indian companies are getting listed. Is also companies are getting listed is also the reason they are getting D&O insurance coverage. They are getting D&O insurance coverage. लिखा है? नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5 लिखना, उसमें लिखना कंक्लूजन. कंक्लूजन में लिखना 10. The D&O liability insurance coverage. Thus, the D&O liability insurance coverage is driven more by the regulatory requirements. Is driven more by the regulatory requirements as mentioned above, rather than due to a risk management approach. Rather than due to a risk management approach. I request you please पढ़ लो आंसर, जो क्वेश्चन दिया ऊपर उस क्वेश्चन के साथ कंपेयर करो, देखो समझाएगी नहीं, बोलो मुझे. बोलो. यस सर. तो कुछ सवाल आएगा कि D&O इंश्योरेंस कवरेज क्यों लिया जा रहा है? रिस्क मैनेजमेंट के लिए लिया जा रहा है या रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स? तो इंडिया में जब तक कोई चीज कंपलसरी होती नहीं, कोई लेता ही नहीं, तो बस तो द रीजन इज दिस आर द फैक्टर्स. क्लियर है? अच्छा, अब ये जो आगे दिया है स्क्रीन पर, द केसलेट्स ऑन D&O पॉलिसी. ये जो केसलेट्स है मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, इन केसलेट्स को लेकर क्वेश्चंस और केसलेट्स आते हैं. फॉर एग्जांपल जो पहला केसलेट दिया, क्या दिया? डबल ट्रबल. नाउ व्हाट इज दैट? बड़ा इंटरेस्टिंग है. डबल ट्रबल, दोनों साइड से ट्रबल. वो जो मैं स्क्रीन पर देखो अभी, आई जस्ट एक्सप्लेन यू देन यू कैन रीड इट. ये कौन है? एलिसा.
जो एंड रॉजर, ये तीन किरदार है इस केस में। एलिसा ने, सुन लो, एलिसा ने जो के पास कंप्लेंट किया कि रॉजर इज सेक्सुअली हैरेसिंग एलिसा। अब जो ने उसका कंप्लेंट आने पर क्या करना चाहिए था? इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए था। जो ने उसके कंप्लेंट सुनकर उसे कहा मैं एक्शन लूंगा, बट उसने एक्शन नहीं लिया। एलिसा ने बाद में कंप्लेंट राइटिंग में किया जो के पास। जो ने उस राइटिंग कंप्लेंट को भी इन्वेस्टिगेट नहीं किया। इस कारण एलिसा फ्रस्ट्रेट हो गई और एलिसा ने कंपनी के ऊपर क्लेम करने की धमकी दी और जो के खिलाफ भी सूट फाइल करने की धमकी दी। जो ने इस डर से कि मेरे खिलाफ सूट होगा, फिर इन्वेस्टिगेशन किया और इन्वेस्टिगेशन में रॉजर दोषी पाया गया, तो उसने रॉजर को कंपनी से निकाल दिया। अब रॉजर को कंपनी से निकाला तो रॉजर ने कंपनी पर सूट फाइल कर दिया कि मुझे गलत तरीके से टर्मिनेट किया। ये जो जिस एक्ट को लेकर मेरे खिलाफ टर्मिनेशन आया है वो सालों से कंपनी में हो रहा है और मैं सालों से कंपनी का हिस्सा हूं और मुझे बगैर किसी बेतुकी रीजन के लिए मुझे टर्मिनेट किया गया। ये रीजन सबको पता था और उसने कंपनी के ऊपर फिर से केस कर दिया। मतलब एलिसा ने केस कर दिया कंपनी पर कि उसके कंप्लेंट को नजरअंदाज किया। एलिसा ने कंप्लेंट किया कि उसके कंप्लेंट को कंपनी ने नजरअंदाज किया, सही समय पर कंपनी ने इन्वेस्टिगेट नहीं किया। और जिसको निकाला रॉजर, उसने भी कंप्लेंट कर दिया कि मुझे गलत तरीके से टर्मिनेट कर दिया। कंपनी दोनों साइड से ट्रबल में। इसे कहते हैं डबल ट्रबल। डबल ट्रबल D&O पॉलिसी के अंदर क्या दिया, पढ़ो ऑल ऑफ यू, रीड ऑन योर ओन प्लीज। स्क्रीन पर दिया वहां पर। ये केस लॉ जैसे दिए वैसे ही एग्जाम में आपको क्वेश्चन आ सकता है और बोला जाएगा कि इस केस में व्हाट शुड हैव हैपेंड। प्लीज क्लियर है? बढ़ू में आगे। जो अगला केस दिया, क्या दिया? मिस रिप्रेजेंटेशन और मार्केट फोर्सेस। इसको मराठी में हम कहते हैं, जिनको नहीं समझता है आप पूछ लेना अगल बगल में। जैसा कराओ भलं तो मने माझंच खरं। जिसका भला करने जाते हैं वो कहता नहीं मेरा ही सच है, जैसा कराओ भलं तो मने माझंच खरं। नहीं समझो तो केस समझ लो। मतलब आप किसी की हेल्प करने गए और वो आपके ऊपर ही वापस आ गया, मतलब आपका ही नुकसान हुआ। आप किसी की हेल्प करने गए और आपका ही नुकसान हो गया। ये इस केस में हुआ है। व्हाट हैज हैपेंड इन दिस केस? एक छोटा सा हम कह सकते हैं नॉन प्रॉफिट हाउसिंग फाइनेंस और हाउसिंग लोन लेने के लिए प्रमोशन करने वाले ग्रुप था। उन्होंने कुछ लो इनकम फैमिलीज जिनका इनकम काफी कम है, उनको अपना अच्छा खुद का घर हो इसलिए उनकी हेल्प की और उनको गवर्नमेंट से सब्सिडाइज रेट में लोन लेकर दिया घर खरीदने के लिए। मतलब जिन्होंने हेल्प की उन्होंने किस इंटेंशन से हेल्प की कि भैया ये लो इनकम फैमिलीज है, इनको गवर्नमेंट से सब्सिडाइज्ड लोन ऑब्टेन करके दिया। किसके लिए? घर खरीदने के लिए। इनका कोई इंटेंशन गलत था इसमें? अब इन्होंने घर खरीदा और घर खरीदने के बाद रियल एस्टेट प्राइजेस क्रैश हो गए। क्रैश, रियल एस्टेट प्राइजेस क्रैश्ड। तो जितना अमाउंट ऑफ लोन लिया था उससे भी कम दाम उस घर की हो गई। तो जिन्होंने लोन लिया था उन्होंने इनके ऊपर केस कर दिया कि इन्होंने हमें मिसगाइड किया। इन्होंने सिर्फ लोन लेने के बारे में बताया, बट लोन लेने के बाद इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, वहां रियल एस्टेट में कैसे दाम नीचे आ सकते हैं, इसके बारे में हमें इन्फॉर्म ही नहीं किया। वी वेर मिस रिप्रेजेंटेड। मैं जो बोल रहा समझ रहे क्या? तो यहां पर आप देखो, नो लॉन्गर आफ्टर द परचेज वर कंप्लीटेड द रियल एस्टेट मार्केट टुक अ सीरियस डाउन टर्न।
Many of the condos, मतलब वो जो घर छोटे छोटे condominiums were worth less than the outstanding amount of loans. Worth less than the outstanding amount of loans. Several of the homeowners sued the non-profit and its board of directors for misrepresentation of the benefits of home ownership and failing to warn them of the possible loss in home. तो D&O वो जो दिया ना केसलेट्स D&O, यहाँ पर भी D&O कवरेज आता है. मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ मार्केट फोर्सेस में यहाँ पर वो कंपनी जो नॉन प्रॉफिट हाउसिंग एडवोकेसी ग्रुप है उनको ये अगर D&O इंश्योरेंस होता तो इसमें कवर होता ना, बिकॉज हमने पढ़ा है रीजंस फॉर D&O इंश्योरेंस कवरेज में सूट फ्रॉम कस्टमर्स, अरे पढ़ा है ना हमने, सूट फ्रॉम एम्प्लॉइज. तो ये पहला वाला जो तो एम्प्लॉय से था, सेकंड वाला कस्टमर से. यस और नो. आगे दिया डिसेबिलिटी और इनकन्वीनियंस. सारा अभी ये जो लड़की है यहाँ पर उस शी वॉज मतलब शी वॉज सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज, और वो जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही थी उस ऑर्गेनाइजेशन में उसका शेड्यूल, उस ऑर्गेनाइजेशन ने क्योंकि उसको डायबिटीज के लिए की उस बीमारी के लिए इंसुलिन लेना पड़ता था, तो ऑर्गेनाइजेशन ने उसका शेड्यूल अकॉर्डिंगली एडजस्ट किया कि भैया तुम्हें समय पर दवाई मिले, ये मिले इसके लिए. और वो एग्जैक्टली उल्टा. देखो, Sarah worked as a counselor at a group home for teens. She took insulin regularly for diabetes, but from time to time fainted while on duty. The non-profit for which she worked accommodated her schedule so that she could take her insulin shots in a timely manner. However, Sarah was also a part-time student, and during the second semester of the year, her class schedule dramatically changed. She was not able to work the hours previously arranged, and the non-profit was not able to accommodate her new hours. She was terminated. Sarah sued the non-profit organization and its board of directors for discrimination under the ADA, American Discrimination Act, alleging that the real reason for her termination was her diabetes. समझ रहे क्या? तो अगेन यहाँ पर सूट फ्रॉम एम्प्लॉयज हुए, लेने के देने पड़ गए. हाँ, जिसका किया भला उसने एलिगेशन लगाया कि भाई मेरे डायबिटीज के कारण मुझे निकाला. एनीवेज, ये तीनों जो केसलेट्स दिए वो केसलेट्स के पीछे रीजंस क्या थे? वी हैव सीन ट्रिगर्स फॉर बाइंग D&O इंश्योरेंस. तो अगर ये तीनों केसेस में कंपनीज के पास D&O इंश्योरेंस है तो ऐसे लिटिगेशंस में कंपनी कैन प्रोटेक्ट इटसेल्फ. ये उनका मेन पर्पस है कहने का. क्लियर है? की टेकअवेज. लास्ट थिंग, 10 things that a actor should be conversant about his or her D&O policy and universal approach. मतलब कोई भी डायरेक्टर का जब D&O पॉलिसी लिया आता है, वो आपके नोट्स में मैंने वहां पर दिया है, आप देखो. डायरेक्टर्स को अपने D&O पॉलिसी के बारे में क्या पता होना चाहिए, वहां पर आपके नोट्स में गिवन और नॉट, शायद नहीं दिया मैंने, इट शुड हैव बीन गिवन. ठीक है, देखो ये भी लिख कर देना पड़ेगा. ठीक है, की टेकअवेज, 10 things a director should be conversant about his or her D&O policy. पहला क्या दिया, हेडिंग्स देखते. पहला, हाउ मच इंश्योरेंस डू वी हैव, हाउ एंड मच डू वन नीड. वी हैव एंड हाउ मच डू वन नीड, मतलब हमारे कंपनी में कितना इंश्योरेंस है और मुझे कितने की जरूरत है, पहले उसे पता होना चाहिए. हु शेयर्स द इंश्योरेंस पॉलिसीज, मेरे अलावा और उस पॉलिसी के अंदर कौन कौन डायरेक्टर्स कवर्ड है. वेयर इज द कवरेज ट्रिगर्ड, कौन से रीजन के कारण कवरेज आ सकता है, क्लेम हो सकता है. व्हाट इज कवर्ड अंडर द D&O पॉलिसी. Who are the insurers? How do other insurers impact coverage? हमने देखा ना, एक अगर डायरेक्टर ने, हम कह सकते गलती कर दी तो उसके लिए सारे डायरेक्टर्स लायबल है. What is not covered? We have seen what is not covered. Fraud or criminal activities. How to protect in a crisis. What is side A insurance and why is it needed? What is independent director insurance? ये 10 पॉइंट्स है. लेट अस गो एंड रेफर टू दैट वन बाय वन. पहला क्या दिया, हाउ मच इंश्योरेंस डू वी हैव, हाउ एंड हाउ मच डू वन नीड. देयर इज नो एग्जैक्ट साइंस टू डिटरमाइन द लिमिट्स ऑफ D&O इंश्योरेंस अ पर्टिकुलर कंपनी शुड मेंटेन. However, reputable commercial insurance brokers and their other vendors have developed such benchmarking data based on market caps, annual revenues, industry, etc., that provide insight regarding how your company limits stack up against similar or peer companies. You should ask the individual responsible for placing your D&O insurance for this data and review it to determine where your limits are at versus your peer companies. Ask questions if there are deviations in your limits versus those of your peers. So I can say
how much insurance do we have and how much do we need? I'll say based on market capital, annual revenues, industries, etc. Similar peer companies. These are the factors that will help you determine how much insurance coverage you need. Who shares the insurance policy? D&O insurance often covers all directors, officer, employees as well as the company. This means that significant claims against the company and employees may deplete the limits available for individual officers and directors. कंपनी के खिलाफ क्लेम आ गया तो इनका क्लेम कम हो जाएगा. Deplete मतलब reduce. You should determine if there are certain limits available only to directors and officers, often referred to as Side A or Side A DIC coverage, and whether your coverage contains a priority of payments clause that provides that in the event of claims against both the directors, officers and companies, losses attributable to directors and officers are entitled to payment before losses of the company. तो Side A coverage किसे कहते हैं? जिस डायरेक्टर्स के खिलाफ, ऑफिसर्स के खिलाफ, कंपनी के खिलाफ एक साथ क्लेम हो गया तो जिसका साइड ए कवरेज में नाम होगा उसका क्लेम पहले दिया जाएगा. तो प्रायोरिटी पेमेंट्स की तरह प्रायोरिटी ऑफ पेमेंट्स. हु शेयर्स द इंश्योरेंस पॉलिसीज? तो आपको ये देखना है, समझ रहे हैं कि साइड ए हम देखेंगे आगे, मैं लिख के दूंगा, डोंट वरी. व्हेन इज कवरेज ट्रिगर्ड? D&O insurance coverage triggers have become much broader in recent years. In addition to coverage for lawsuits by shareholders, policies often now cover individual directors and officers for investigation by regulatory bodies upon receipts of a summons. Therefore, one should inquire particularly with respect to regulatory body investigations and summons at what point coverage is triggered. So I'll say, inquire with respect to regulatory bodies, investigations and summons. Lawsuits by shareholders, policies often now covered. When is coverage triggered? Lawsuits by shareholders. And regulatory bodies. So when is the coverage triggered? Lawsuits by shareholders जब दिया है shareholders, तो we can say lawsuits by stakeholders. Because हमने पता है stakeholders, shareholders के अलावा creditors भी आते, investors भी आते, और ये सुनो employees भी आते. तो we can say when is the coverage triggered? In case of lawsuits by stakeholders, and stakeholders मतलब regulatory bodies भी आ गए उसमें. तो when is the coverage triggered में we can write law when the lawsuits are initiated by the stakeholders. Clear है? हमने 10 reasons देखे थे ना, 9 reasons याद है ना सबको? Reasons for buying D&O insurance. Then आगे what is covered under D&O policy? As noted above, in addition to the defense cost, ये तो हमें पता है, and the cost of settlements, judgments arising from shareholders' actions, many policies now cover attorney fees and other expenses related to responding to both formal and informal investigation and summons. Again, one should inquire at what point one coverage is triggered and what costs associated with such events are covered under one policy. So I'll say defense cost, cost of settlement or judgments, attorney fees and other expenses related to both formal and informal investigation and summons. Clear? Who are the insurers? One has to look at their claims paying ability ratings issued by reputable independent rating services. The individual responsible for procuring one coverage needs to be consulted if they have had a conversation with your insurance broker regarding the claims payment philosophy of the insurers and what those insurance reputations are in the marketplace when it comes to claims handling procedure. So I'll say what those insurers reputations are in the marketplace when it comes to claim handling procedures. आप देखो, अगर आपने कभी इंश्योरेंस निकाला है या आपके पेरेंट्स ने, भाई बहन ने कभी इंश्योरेंस निकाला है, तो आप पूछो उनको. जनरली जो भी बंदा इंश्योरेंस निकालता है, जिस कंपनी से निकालता है, वो पहले कंपनी को पूछता है व्हाट इज योर क्लेम सेटलमेंट रेशियो. वो जो एक इंश्योरेंस कंपनी है, स्टार हेल्थ इंश्योरेंस, वो एडवर्टाइजमेंट करती है 99.6% क्लेम सेटलमेंट रेशियो. 99.6% ऐसा वो एडवर्टाइजमेंट में लिखते हैं. मतलब जो भी क्लेम्स फाइल हुए सारे उन्होंने दे दिए. जिसका क्लेम फाइल हुआ और मान लो सेटल नहीं हुआ, और ऐसे इंश्योरेंस कंपनी वाला 60% है, मतलब 10 में से 6 ही क्लेम सेटल हो रहे. तो जिस इंश्योरेंस कंपनी का क्लेम सेटलमेंट ज्यादा है उसका रेपुटेशन अच्छा. तो उन्होंने जो दिया ना, who are the insurance, ये भी इंपॉर्टेंट करता है D&O इंश्योरेंस में, because there are many hidden expenses or hidden charges. How do other insurers impact coverage? Take concern
what happens to the coverage if another insured engaged in fraud or criminal activity, but one is still named as a defendant in a lawsuit? Make sure that the bad acts of a black hat don't negate one coverage. Also ask what happens to your coverage if someone else makes a misrepresentation in the application for the D&O policy. Try to ensure that someone else's misstatement don't lead to your loss of coverage. Then, what is not covered? Make sure you understand significant exclusions in your policy. Exclusions for major shareholders, M&A activity, etc. are becoming more common. Have your policy reviewed by an outside professional to determine the scope of items that may not be covered under the policy. So, professionals to determine what is not covered. How to protect in a crisis? Understand the claim notice requirements under the policy. One of the worst things that can occur is a loss of coverage due to inadequate or untimely notice. ये भी होता है ना आपके गाड़ी का, जैसे ये एग्जांपल मैं रिलेट करता हूँ, अगर आपकी गाड़ी का कोई एक्सीडेंट हो गया तो आपको अगर इंश्योरेंस से क्लेम चाहिए तो एक नॉर्म होता है आपको जो फॉलो करना पड़ता है. यू इमीडिएटली नीड टू टेक अ फोटोग्राफ. अगर सीरियस एक्सीडेंट है तो पुलिस का पंचनामा करना पड़ता है. वहाँ पे इंश्योरेंस जैसी गाड़ी है वैसी रखनी पड़ती है, उसके फोटोग्राफ्स होते हैं, उनका एक सर्वेयर आता है, वो वैल्यूएशन करता है. हाँ, अगर आपने ऐसा नहीं किया और सीधा क्लेम किया तो दे विल नॉट सेटल द क्लेम. क्यों? उसके नॉर्म्स उन्होंने फॉलो किए ना. तो हाउ टू प्रोटेक्ट इन क्राइसिस में दिया है लॉस ऑफ कवरेज किस कारण हो सकता है वो जान लो. टाइमली नोटिस देना चाहिए. अनटाइमली नोटिस दिया तो लॉस ऑफ कवरेज होगा. तो कितने दिनों में नोटिस देना जरूरी है वो समझ लो. व्हाट इज साइड ए इंश्योरेंस एंड व्हाई इज इट नीडेड? Side A coverage is effectively the last line of defense against a director or officer having to pay their own costs related to claim. It kicks in when the company is unable to provide indemnification, usually due to bankruptcy or statutory prohibition on indemnification. Therefore, it is one of the most important coverage for individual directors and officers as directly protects against loss of personal assets as a result of claims. To pay their own costs related to claim. और हमने ऊपर पढ़ा था साइड ए कवरेज इज नथिंग बट प्रायोरिटी इन पेमेंट्स. प्रायोरिटी इन पेमेंट्स मतलब यहां पर भी उन्होंने क्या दिया है, इफ अ कंपनी इज अनेबल टू प्रोवाइड इंडेमनिफिकेशन. कंपनी क्यों नहीं दे पा रही है? बिकॉज कंपनी हैज बीन बैंकरप्ट और कंपनी हैज बीन स्टैट्यूटरी प्रोहिबिटेड. तो ऐसे केस में उन डायरेक्टर्स को पर्सनल असेट्स का लॉस ना हो तो साइड ए कवरेज होगा. तो डायरेक्टर्स के लिए कवरेज इंश्योरेंस कंपनी देगी. तो आपको देखना है एज अ इंश्योरर वेदर और एज अ अश्योर्ड वेदर यू आर कवर्ड इन द साइड ए इंश्योरेंस और नॉट. व्हाट वी आर सीइंग एज अ डायरेक्टर डी&ओ इंश्योरेंस पॉलिसी निकालते वक्त तुम्हें कौन सी बातों का ध्यान दे रखना चाहिए. तो ये ध्यान, जैसे आप यू विल बी द कंपनी सेक्रेटरी, तो आपको जिस कंपनी में आप जॉब करोगे या जहां पर आप जिसको रिप्रेजेंट करोगे, जिनको गाइड करोगे, कंसल्ट करोगे, उनके डायरेक्टर्स को तुम्हें ये सलाह देनी पड़ेगी ना. तो दैट इज रीजन वी आर स्टडीइंग दिस. और इसलिए इस पर क्वेश्चन पूछा है इन द लास्ट 2 एग्जाम्स बिफोर. अ क्वेश्चन वाज आस्क्ड फॉर दिस ऑन दिस 5 मार्क्स. आगे देखते हैं. व्हाट इज इंडिपेंडेंट एक्टर इंश्योरेंस? इंडिपेंडेंट एक्टर इंश्योरेंस हैज बीन अराउंड फॉर सम टाइम एंड प्रोवाइड्स अ सेपरेट सेट ऑफ कवरेज लिमिट्स dedicated solely to independent or outside directors of company. To date, it has been purchased by very few companies. Generally, if adequate, side A coverage is already in this place. This coverage should not be necessary. तो आप आपके नोट्स में वहां पर एंड में उधर जहां पे एक्स्ट्रा अपडेट्स है वहां पे क्वेश्चन लिखो. ये क्वेश्चन क्या है? 10 things a director should be conversant about his and her D&O policy. लिखो 10 things a director should be conversant about his or her D&O policy. Ten things a director should be conversant about his or her D&O policy. और उसमें लिखो पहला पॉइंट, first point, how much insurance does the company have need to have? Does the company need to have? How much insurance does the company need to have? Question mark. उसी के आगे and how much
डू वन नीड? हाउ मच डू वन नीड? अगेन क्वेश्चन मार्क लिखा है, तो उसके नीचे आप लिखो the limits of D&O insurance, the limits of D&O insurance is determined on the data based on, is determined on the data based on market caps, comma annual revenues, comma industry, etc. Clear? Next question, point number 2. Who shares the insurance policies? Who shares the insurance policies? डैश करके लिखो. If D&O insurance, if D&O insurance covers all directors, comma officers, comma employees and the company, then one should determine if there are certain limits, if there are certain limits available only to directors and officers, if there are certain limits available only to directors and officers, referred to as side A, referred to as side A insurance या side A coverage, referred to as side A coverage, and whether the coverage contains a priority of payment clause, and whether the coverage contains inverted commas में priority of payments clause, full stop. What is the priority of payments clause? अगर क्लेम आ गया कंपनी, डायरेक्टर्स, ऑफिसर, एम्प्लॉयज पर, तो जिसका प्रायोरिटी ऑफ पेमेंट में नाम होगा उसका क्लेम पहले दिया जाएगा. और साइड ए कवरेज मतलब क्या कवरेज? फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ साइड ए कवरेज, एग्जाम्पल देता हूँ. साइड ए कवरेज, कंपनी ने 10 करोड़ का D&O इंश्योरेंस लिया, कंपनी के डायरेक्टर्स, ऑफिसर्स, एम्प्लॉयज सबको मिला के 10 करोड़ का लिया. उसका प्रीमियम मान लो कंपनी दिया होगा 15 लाख रुपए. कवरेज कितना हुआ? 10 करोड़ का. सब लोग हैं मेरे साथ? अब उस 10 करोड़ को कंपनी ने जब कवरेज लिया था उस वक्त बताया इस 10 करोड़ में से 2 करोड़ ये एम्प्लॉयज के लिए होंगे. समझ रहे सब लोग? 5 करोड़ ये डायरेक्टर्स और ऑफिसर्स के लिए होंगे, और बचे हुए 3 करोड़ ये कंपनी के लिए होंगे. तो 10 करोड़ को स्प्लिट कैसे किया था? 2 करोड़ एम्प्लॉयज के लिए, 5 करोड़ डायरेक्टर्स ऑफिसर्स के लिए एंड 3 करोड़ कंपनी के लिए. तो इसमें डायरेक्टर्स और ऑफिसर्स का जो साइड ए कवरेज है वो 5 करोड़ का है. अब कल को क्लेम आ गया, कल को क्लेम आ गया तो इसमें डायरेक्टर्स और ऑफिसर्स आर सिक्योर्ड अप टू 5 CR, बिकॉज उनका 10 करोड़ के अंदर उनका क्लेम साइड ए कवरेज में 5 करोड़ का है. जो क्लेम आया कंपनी, डायरेक्टर्स, ऑफिसर्स सब पर, वो मान लो मिला के आ गया 15 करोड़ का. कितना? तो ऐसे केस में जो प्रायोरिटी ऑफ पेमेंट्स के अंदर अगर डायरेक्टर्स का नाम है तो पहले डायरेक्टर्स का क्लेम दिया जाएगा.
और मान लो क्लेम सैंक्शन हुआ 7 करोड़ का, कितना सैंक्शन हुआ? 7 करोड़ का क्लेम सैंक्शन हो गया। तो 7 करोड़ का सैंक्शन हुआ तो उसमें डायरेक्टर्स एंड ऑफिसर्स का जो क्लेम है वो पहले दिया जाएगा, उसके बाद कंपनी का, उसके बाद एम्प्लॉयज का, एज दे मे हैव फिक्स्ड इन द पॉलिसी। तो ये भी जानना जरूरी है एज अ डायरेक्टर कि आपने जो D&O इंश्योरेंस लिया है उसमें आप कौन से लिस्ट में आ रहे हो, आप साइड ए कवरेज में आ रहे हो, आपका प्रायोरिटी ऑफ पेमेंट है या नहीं। हमें क्या है एज अ डायरेक्टर क्या पता होना चाहिए। क्लियर है सबको? कितनी बातें? ये सीक्वेंस चेंज भी हो सकता है। इट डिपेंड्स, इसलिए तो तुम्हें जानना है। सी व्हाट वी आर राइटिंग राइट नाउ इज जस्ट एज अ डायरेक्टर यू मस्ट बी अवेयर ऑफ इन योर D&O इंश्योरेंस कवरेज। ये कंपनी टू कंपनी, पॉलिसी टू पॉलिसी चेंज होगा, इट में चेंज। क्लियर है सब लोग? कितने पॉइंट्स हुए? नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 लिखो। When is the coverage triggered? When is the coverage triggered? उसमें आप लिखो coverage triggers for lawsuits by stakeholders. ठीक है? Next, what is covered under the D&O policy? What is covered under the D&O policy? उसमें लिखो डैश करके आगे, डिफेंस कॉस्ट, कॉमा, कॉस्ट ऑफ सेटलमेंट ऑब्लिक जजमेंट, कॉस्ट ऑफ सेटलमेंट ऑब्लिक जजमेंट, नंबर 2 attorneys fees, comma, formal and informal investigation expenses, formal and informal investigation expenses, comma, summons। तो क्या क्या ये कवर हो रहा है कि नहीं वो चेक करना है आपको। नेक्स्ट, हु आर इंश्योरर्स? हु आर इंश्योरर्स? उसमें आप लिखो डैश करके आगे, इंश्योरर्स रेपुटेशन, इंश्योरर्स रेपुटेशन in claim handling procedures, in claim handling procedures need to be consulted, कंसल्टेड जानना जरूरी है भाई। क्लेम हैंडलिंग प्रोसेस का इंश्योरेंस का रेपुटेशन क्या है। नेक्स्ट, हाउ डू अदर इंश्योरर्स इंपैक्ट कवरेज? हाउ डू अदर इंश्योरर्स इंपैक्ट कवरेज? उसमें लिखो डैश करके, टेक कंसर्न what happens to your coverage, take concern of what happens to your coverage if someone else makes a misrepresentation, if someone else makes a misrepresentation,
in the application for a D&O policy, or someone else engages in fraud or criminal activity, or someone else is engaged in क्या fraud or criminal activity, full stop. ठीक है. Next, what is not covered? What is not covered? Question mark. उसके आगे लिखो. To be reviewed by an outside professional. Have your policy लिखो. Have your policy reviewed. Have your policy reviewed by an outside professional to determine what is not covered. Have your policy reviewed by an outside professional to determine what is not covered. मतलब आपको एज अ डायरेक्टर आपकी पॉलिसी एक थर्ड पार्टी एक्सपर्ट से क्या करानी है, रिव्यू करानी है, ये जानने के लिए कि आपकी पॉलिसी में क्या कवर नहीं है. हैव योर पॉलिसी रिव्यूड बाय एन आउटसाइड प्रोफेशनल टू डिटरमाइन व्हाट इज नॉट कवर्ड अंडर द पॉलिसी. लिखा है. Next, how to protect in a crisis. उसमें आप लिखो, understand the claim notice requirements under the policy. Understand the claim notice requirements under the policy. Policy. Understand the claim notice requirements policy. ठीक है? Yes. कितने पॉइंट्स हुए? ये 8 ही पॉइंट्स है. एज अ डायरेक्टर तुम्हें जानना है. फिर आप बोलोगे सर 9th और 10th पॉइंट क्या है? वो तुम्हें D&O कवरेज के लिए जानना जरूरी नहीं. 9th पॉइंट है व्हाट इज साइड ए इंश्योरेंस, व्हाई इज इट नीडेड, उसका वो सवाल है. और आगे व्हाट इज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इंश्योरेंस, वो एक सवाल है. तो आई विल से दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ what reasons you must know while taking D&O policy, or the points you must be aware of while taking D&O insurance. ठीक है? D&O insurance, last paragraph of D&O insurance. Thank God. क्या दी हेडिंग? D&O insurance for not profit organizations. NPO. सवाल उन्होंने ये पूछा है क्या D&O insurance नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस NGOs के लिए भी जरूरी है क्या? A question comes to mind now because we have seen D&O insurance is necessary for companies to protect themselves from suit by stakeholders. Stakeholders में हमने देखा investors, employees, directors, regulators, correct? Creditors. Non-profit organizations जिनका मोटिव ही क्या है? प्रॉफिट कमाने, सोशल मोटिव है, क्या उनको D&O इंश्योरेंस जरूरी है क्या? डेफिनेटली इट विल बी देयर. रीजन उन्होंने दिया वहां पर. लेट अस रीड. It's a misnomer to believe that only large non-profit organizations need D&O insurance. Directors and officers of every sized NPO have meaningful exposure to personal liability. About 20% of all US corporations are non-profits. The liability for directors and officers of small corporations is at least as high as that for profit corporations. Large number of directors and officers for NPOs lack experience. Oftentimes, they also lack sufficient knowledge of their legal duties and responsibilities regarding the non-profit they serve. Directors and officers of non-profit organizations who do have knowledge or experience sometimes take advantage of the less formal approach of non-profits and fail to take the same business approaches to decision making as they would when working for a profit corporation. It is critical for non-profit board directors and officers of all types and sizes of NPOs to understand that not all of their actions are covered by the Federal Volunteer Protection Act. Non-profit boards that fail to protect their organizations with D&O policy may find that the cost of just one claim is far larger than the cost of any insurance premium they would have paid if they had purchased the D&O policy.
D&O insurance will not prevent claims from occurring. However, it does mitigate the high cost associated with defending claims. Lawsuits and potential claims may originate with vendors, donors, competitors, employees, government regulators, or others. According to masonnonprofit.org, D&O insurance protects against any actual alleged act or omission, error, misstatement, misleading statement, neglect, or breach of duty by an insured person in discharge of his or her duties. It also covers personal issues including discrimination, wrongful termination, harassment, failure to provide services, and mismanaging assets. D&O insurance policies are common and necessary to cover the actions and decisions of the board of directors and officers. D&O policies offer coverage for defense costs, settlement, judgments arising from lawsuits and wrongful allegations brought against the non-profit. The cost of D&O policy is determined by many factors, including the potential degree of risk and the size of the non-profit. Board may also reduce some of the cost of policy by working with insurance companies to mitigate certain risks. Boards that have clearly written policies for hiring, firing, and other issues will be viewed as less risky by insurance companies. Lower risk factors typically equate to lower insurance premiums. Board directors should take care to understand their D&O policies. Specifically, they need to be familiar with the policy wording for directors and officers, as well as any additions, conditions, and exclusions listed with the policy wording. Non-profits may consider inviting an insurance professional to make a presentation to the board on D&O insurance as a part of the board development. In summary, regardless of the organization's size and board experience, all non-profit organizations need to purchase D&O protection. In addition to D&O policy, all non-profit boards should develop an effective risk management plan to protect individual directors, protect the organization, and prevent claims against the D&O insurance policy. आपके नोट्स में लिखो उधर क्वेश्चन. D&O insurance for NPOs, उसमें लिखो. चला है? पॉइंट नंबर 1 लिखो. Directors and officers. Point number 1. Directors and officers of every sized NPO. Directors and officers of every sized NPO. Bracket में large oblique small. Bracket close. Have meaningful exposure to personal liability. Have meaningful exposure to personal liability. As large number of directors and officers lack dash करके इनर साइड में नीचे लिखो ए सब क्लॉज ए lack experience as large number of directors and officers dash करके इनर साइड में सब क्लॉज ए लिखो lack experience. बी में लिखो lack sufficient knowledge of their legal duties and responsibilities. Lack sufficient knowledge of their legal duties and responsibilities. ठीक है. Number 3, fail to take proper decisions full stop. Next point number 2. अब लिखो the D&O insurance policies are common and necessary
are common and necessary as the D&O insurance protects against inverted commas में any actual or alleged act or omission, comma error, comma misstatement, comma misleading statement, comma neglect, or breach of duty by an insured person फुल स्टॉप। इसी में पैराग्राफ करो, पॉइंट नंबर 2 है नहीं, इसी में पैराग्राफ करके लिखो इट ऑल्सो कवर्स डिस्क्रिमिनेशन, कॉमा wrongful termination, कॉमा harassment, etc. ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, lawsuits and potential claims may originate from vendors, comma donors, comma competitors, comma employees, comma regulators or others. लिखा है? कितने पॉइंट्स हुए? पॉइंट नंबर 4, NPOs regardless of its size and board experience, NPOs को लिखिएगा 10 NPOs regardless of its size and board experience need to purchase D&O insurance protection. D&O insurance protection. Because it will mitigate the high costs. It will mitigate the high costs associated with defending claims. High cost associated with defending claims. Yes. दोस्तों कुछ भी नहीं छोड़ा है। D&O इंश्योरेंस पॉलिसी को लेकर कुछ भी पूछा है एग्जाम में तो वी आर प्रिपेयर्ड फॉर इट। और मैं बता रहा हूँ हमारा जब ये चैप्टर एंड होगा ना, देखो हो सकता है किसी को आज का लेक्चर थोड़ा मोनो नहीं क्या बोरिंग लगे या थ्योरेटिकल लगे, बट मैं बता रहा हूँ जिस दिन हमारा ये चैप्टर होगा और हम जब पास्ट एग्जाम के सारे क्वेश्चन देखेंगे और बोलोगे सर वी हैव कवर्ड ईच एवरी पार्ट। और मैं अगेन बता रहा हूँ वाई वी नीड टू इंश्योर, बिकॉज मैंने आपको पहले कहा है जो अपने नोट्स है वही आपको पढ़ने हैं, उसके बाहर कुछ पढ़ना नहीं है। सो वी हैव टू मेक श्योर दैट ईच एंड एवरी पॉइंट इज कवर्ड।
क्लियर? वो कॉन्फिडेंस भी आपको बढ़ाएगा, हाँ मुझे अभी इसी से पढ़ना है। और मैंने मॉडल इसलिए सामने रखा है, आपको ये पढ़ा रहा हूँ क्योंकि बाद में आपको पता है सर ने चैप्टर नंबर 8 और 9 के लिए तो मॉडल ही सामने रखा था। मैं अगेन बता रहा हूँ, मैक्सिमम स्टूडेंट चैप्टर नंबर 8 और 9 में क्लीन बोल्ड होते, काफ़ी स्टूडेंट तो उससे पढ़ ही नहीं पाते, समझता ही नहीं उनको। कुछ स्टूडेंट ऑप्शन में रखते, कुछ स्टूडेंट को पढ़ते हैं बट उनको एग्जाम में प्रेजेंट नहीं करते। आप हमें क्या लिखना है वो भी मैं लिख के दे रहा हूँ आपको, क्लियर है? वी हैव कंप्लीटेड दैट, विल कंटिन्यू इन द रिमेनिंग पार्ट इन द नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है? थैंक यू।